पाकिस्तान की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सलमान अली आगा, हुसैन तलत के साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। और कप्तानी की बात करें तो मिसिंग फैक्टर ये था कि जिस वक्त पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर के अंदर अच्छी लग चुकी हुई थी, तो वहां पर आपको शायद नवाज को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। बाबर वो प्लेयर हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इस चीज को बैकअप पे देखना पड़ेगा। ईमेल आई कहां से जनरेट हुई, क्योंकि प्लेयर्स को ईमेल नहीं आती डायरेक्ट, उनके एजेंट्स को आती है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को सिर्फ 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बर्तरी अपने नाम की है। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने शानदार नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी जड़ी। 105 रन 87 गेंदों पर बनाकर टीम को 299 रन के मजबूत स्कोर तक उन्होंने पहुंचाया। बॉलिंग की बात करें तो यहां पर हारिस रऊफ, फहीम अशरफ, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और श्रीलंका को 293 रन तक महदूद रखा, जिसमें वनिंदो हसरंगा की 59 रन की इनिंग्स सबसे नुमाया रही। और मैच के दौरान जी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने 31 एक्स्ट्रा रन्स भी दिए, जिसमें 26 वाइड बॉल्स शामिल थी। लेकिन टीम ने मजमूई तौर पर मजबूत और मुतवाजन खेल पेश किया। पाकिस्तान की टीम आज होने वाले दूसरे मैच में बैटिंग करेगी या बॉलिंग, और क्या ये सीरीज पाकिस्तान के नाम आसानी से हो जाएंगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पहला वनडे 6 रन के फर्क से जीता, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जीत का फैसला कौन लम्हा कौन सा रहा? सलमान अली आगा की सेंचुरी ने टीम के मोराल पर कितना असर डाला है? देखिए, टॉस इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर आप देखें भी इस वक्त ब्रेक के अंदर, जब भी 10 ओवर के बाद ब्रेक की बात करें, ड्रिंक्स ब्रेक पे तो बहुत ज्यादा टॉवल भी यूज हो रहा था सेकंड इनिंग्स में, यहाँ तक कि रोप को भी यूज किया जा रहा था कि ड्यू फैक्टर को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सलमान अली आगा आजकल आपको पता है वो बड़ा उनका एक इम्प्रोवाइज आपको नजर आते हैं सलमान अली, क्योंकि ये बेस्ट फॉर्मेट है जो उनको सूट करता है। चाहे आप पिछले सीरीज की बात करें, जिस तरीके से उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म किया, कल भी जब आप पाकिस्तान की मैच की बात करते हैं, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको पार्टनरशिप की, हुसैन तलत के साथ उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। और अच्छी बात है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी किया। आप उनकी बॉल डिलीवरीज को भी देख लें तो 89-98 के करीब उन्होंने बॉल्स खेल के तो अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया साउथ अफ्रीका। चाहे इस सीरीज की बात करें, एक अच्छी आपको वो फॉर्म के अंदर इस वक्त नजर आ रहे हैं। मसला थोड़ा सा आपकी मिडिल ऑर्डर का है। नर्वस 30 की बात करें, बाबर आजम की जो कन्वर्ट उनका है अपना, बहुत टाइम से 100 आपने देखा नहीं बाबर आजम से। जो नर्वस 30 है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम एक चीज भूल जाते हैं कि ठीक है, बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं, सब उनके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन आपकी एक जो कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस है वो इंपॉर्टेंट है। खाली बाबर आजम ने नहीं हमेशा परफॉर्म करना, जो उसके इर्द गिर्द बैट्समैन है उनका भी कुछ ना कुछ काम बनता है। जैसे साइम अयूब है, वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके अलावा आप रिजवान की बात करें, उनका भी थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आपको उस दिन डाउन नजर आया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन शाहीन ऐसा कप्तान, पहली सीरीज जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी तो हमने खुद कहा कि वनडे में बड़ा टफ उनका कॉम्पोनेंट है, क्योंकि फैसलाबाद की विकेट है, फुल ऑफ बेल्टर थी, वहां पर परफॉर्मेंस आपको नजर आई। लेकिन जो पिछला मैच था उसके अंदर थोड़ा सा मुझे कप्तानी की बात करें तो मिसिंग फैक्टर ये था कि जिस वक्त पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर के अंदर श्रीलंका के साथ श्रीलंका की अच्छी लग चुकी हुई थी, तो वहां पर आपको शायद नवाज को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। मुझे पता है बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था क्योंकि काफी ड्यू फैक्टर था। यहाँ तक हुसैन तलत भी आपके पास मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शायद उनको ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया। सिर्फ ये जो छोटी मोटी चीजें जिसको शायद हमें फिगर आउट करने की जरूरत है। वेरस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है, अल्लाह करे हम तीनों मैचेस जीत के तो एटलीस्ट हम टॉप 5 के अंदर वापस आए इंशाल्लाह। अवैस, अगर हम देखें तो बॉलर्स की बात करें, 31 रन जो हैं वो एक्स्ट्रा दे दिए। बॉलर्स का कसूर था, मिस फील्डिंग थी, क्या था? देखिए, अगर मैंने कहा ना कि ड्यू फैक्टर रोल बहुत ज्यादा प्ले कर रहा था, वहां पर बॉल को ग्रिप करना इतना आसान नहीं होता। शाहीन की बात करें, शाहीन का थोड़ा सा अगर आप देखें जो एक्स्ट्राज उन्होंने भी उस दिन दिए, तो उनकी कोशिश यही हो रही थी कि मिडल जो स्टैंप है उससे बॉल जो है वो अंदर लेके आए, जो कि लेग साइड पे ज्यादा जा रही थी। इनिशियली भी आपको पता है कि 70-75 रन की पार्टनरशिप जब लगी थी श्रीलंका से, तो मुझे खुद था कि शायद मैच इजीली श्रीलंका जीत जाएगा, क्योंकि आसान नहीं होने वाला। जो ट्रम्प कार्ड आपके बॉलर्स हैं, खास करके नसीम शाह की बात करें, उनका भी इनिशियली बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा आपको डाउन लगा। आप अगर दूसरे बात करें शाहीन की भी, उनका भी बॉडी लैंग्वेज एज सच पॉजिटिव नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की हालिया जो फील्डिंग है खास करके, उसने बड़ा जबरदस्त एक इम्प्रोवाइजेशन आपको नजर आई है। मुझे पता है फखर के कैच को लेके लोग बहुत ज्यादा बात करें, लेकिन अगर आप उसको रियलिटी के अंदर देखें तो सीम को जब हिट होता है टॉप एज, तो वो एयर जो फ्लो था उसकी वजह से इतना आसान नहीं था उस कैच को जज करना। पाकिस्तान का थोड़ा सा एक इशू जरूर रहा है कि डेप्थ ओवर्स के अंदर आपकी वो एक्यूरेसी नजर नहीं आती। लेकिन पिछले मैच के अंदर आपकी बॉलिंग यूनिट ने
को बहुत अच्छी एक्यूरेसी दिखाई है। आई गेस नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी को एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि आप स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हो, इसलिए कहते हैं ना हंट इन पेयर्स की जब हम बात करते हैं तो दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से लीड करे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को। लेकिन अच्छी बात है, मैच आप जीते हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा अफेक्ट करेगा स्क्वाड की चेंजेस के अंदर। तो अगर हारिस रऊफ और फहीम अशरफ की बॉलिंग देखें तो उन्होंने किस तरह श्रीलंका के टॉप ऑर्डर पर दबाव डाला? देखें, फहीम का आपको पता है हमेशा तनकीद तो उन पे की गई है। मैंने खुद भी कहा पैराशूटर्स हैं, वर्ल्ड कप से पहले एकदम अचानक टीम में आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो अपने बॉलर बैट से आपको शटअप कॉल देता है। जिस तरीके से फहीम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया पाकिस्तान के साथ, चाहे बॉलिंग में बात करें चाहे बैटिंग में बात करें, एक जबरदस्त आपको वो इनिशिएटिव नजर आता है। पाकिस्तान की अगर थोड़ा सा डाउन दी ऑर्डर की बात करें, जहां पर फहीम बैटिंग करता है, नवाज करता है बैटिंग, क्योंकि अब जो मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें ये खत्म हो चुका हुआ टेल एंडर वाला कॉन्सेप्ट। आपके जो नीचे के बैट्समैन है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ऑलराउंडर आपको नजर आते हैं। और अच्छी बात है कि एशिया का बेशक T20 था, लेकिन वो वहां था जहां पर आपके जो नीचे के फहीम अशरफ की बात करें, नवाज की बात करें, ये बैटिंग में भी टेस्ट हुए थे लड़के, उन्होंने परफॉर्म किया था मुश्किल कंडीशंस के अंदर भी पाकिस्तान के लिए जाके। वही आपको चीज उस दिन भी नजर आई, विद अ बॉल जब आपको आउट करना चाहिए तो आप फहीम अशरफ को लेके आते हैं, वो आपको परफॉर्म करके देते हैं। जो मैंने कैच ड्रॉप की बात की फखर की, वो जो प्लानिंग थी फहीम अशरफ की, अगर आप फील्ड की प्लेसमेंट देख लें तो बड़ा समझ आ रहा था कि दैट शोज कि उनका कंट्रोल कितना ज्यादा अपनी बॉल पे था। तो फहीम अशरफ का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा हुआ। खास करके नवाज की बात करें तो मुझे याद है कि जिस वक्त उनको मार पड़ी थी, चाहे विराट कोहली हो, बड़े से बड़े मैच के अंदर उनको जब मार पड़ी तो बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज जो उनसे अब दफन हो चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब उस वक्त के कोच थे सकलैन मुश्ताक से जब मेरी बात हुई थी, सकलैन भाई ने ये बात की थी कि इस जैसा प्लेयर या तो वो बिल्कुल ही आप उसको वेव ऑफ कर देते हो या साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग होकर वापस आता है कि बड़े से बड़े मैच के अंदर वो परफॉर्म करता है। ये चीज अब नजर आती है कि जितने वो प्रेशर से गुजरा है नवाज, अब आप उसको देखें, चाहे वो डेथ ओवर्स की बात कर ले इन द बैटिंग, चाहे बॉलिंग की बात करें, वो आपको डिफरेंट कलर के अंदर नजर आता है। तो एक अच्छी बात है पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। मसला नवाज की आपने बात की है बड़ी डिटेल में, नसीम शाह के हवाले से भी जरा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इन दोनों की कलेक्टिवली अगर हम कारकर्दगी देखें, इनकी परफॉर्मेंस देखें तो किस हद तक काबिल तारीफ रही। आपने नवाज के बारे में तो बहुत बात की है, और आने वाले मैचेस में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, टीम का हिस्सा होना, स्क्वाड का हिस्सा होना इनका कितना जरूरी है पाकिस्तान की जीत के लिए? देखिए, नसीम शाह की आपने बात की तो मुझे शायद थोड़ा सा नसीम शाह ऑफ कलर जरूर पिछले मैच के अंदर भी नजर आया। मैंने कहा ना हंट इन पेस की जब आप बात करते हैं तो जो दो मेन फास्ट बॉलर्स लगे होते हैं तो उनका तरीकाकार यही होता है कि आप एक तरफ से इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके रखते हो जहां पर आप ओवर्स ज्यादा रन्स नहीं देते, तो दूसरे एंड से जो बॉलर है वो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स जो है वो ले रहा होता है। अब थोड़ा सा नसीम शाह शायद ऑफ कलर भी नजर आया। मुझे पता है डोमेस्टिक में वापस गए थे, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक से वापस आए, लेकिन जो एक मुसलसल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जो ओडीआई क्रिकेट का जो एक प्रेशर है, चाहे T20 का है, उसमें आज भी वो ऑफ कलर नजर आते हैं। फिटनेस का इशू है, चाहे फटीग का इशू है, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान मैनेजमेंट वहां पर जो बैठी है, क्योंकि नसीम शाह मुझे याद है जब शाहीन मौजूद नहीं थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट उन्हें पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक को लेके चले, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, खास करके जो इन कटर उनका नजर आता था। लेकिन पिछले मैच के अंदर वो चीज आपको नजर नहीं है। वेरस हारिस रऊफ की, क्योंकि जब पेस बैटरी की बात करते हैं, हारिस रऊफ का भी आप अगर आप सुन लें तो उन्होंने शायद लेट है पर दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया जितने मैंने मैचेस वहां पर खेले, क्योंकि डोमेस्टिक में जिस वक्त एक मैचेस आप खेलते हो वहां पर आप अपने वीकनेसेस पे काम करते हो, आप ज्यादा सोचते हो कि मैंने किस तरीके से अपना विकेट्स को लेना है। आपको वो बॉडी लैंग्वेज उनका ओडीआई क्रिकेट में उससे नजर आया, जिस तरीके से उन्होंने आके वो जो मिडिल ऑर्डर को तोड़ा था, 4 विकेट्स उन्होंने ली, थोड़ा बहुत उनका अच्छा स्विंग भी आपको डेप्थ ओवर्स के अंदर नजर आया, रिवर्स स्विंग तो नहीं, रिवर्स स्विंग आप कह सकते हो कि आपको नजर आया। तो दैट शोज कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर से वापस आना कितना आपको पॉलिश करता है। इसलिए कहते हैं ना डोमेस्टिक की आपको इज्जत करनी चाहिए, और अगर प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, इसमें ड्रॉप होने का कोई खतरा होना नहीं चाहिए। आप जाके वापस डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करके वापस आए। लेकिन पहला मैच था, फिर मैंने कहा कि शायद बहुत क्विक होगा कहना कि नसीम शाह के बारे में कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या उनका बॉडी लैंग्वेज डाउन था। लेट्स सी कल के मैच में क्या करते हैं। सही, कल के मैच की ही बात करें तो जैसे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, क्या आप समझते हैं कि दूसरे वनडे में भी यही हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है रावलपिंडी के अंदर। मैंने आपको पहले बताया कि ड्यू बहुत ज्यादा था, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। जो भी टीम जीतती उसकी यही कोशिश होनी थी कि पहले वो बैटिंग करे और दूसरे अपना पहले वो बॉलिंग करे और फिर जाके वो चेस करे, क्योंकि यहाँ पर चेस करना आसान है। T20 के अंदर भी आपने देखा है पिंडी विकेट में, खास करके PSLs के अंदर 200 सवा 200 स्कोर भी होता है।
ओडीआई क्रिकेट के अंदर उस दिन भी आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पेस अटैक ने परफॉर्म किया, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, नवाज का भी बड़ा मुश्किल बॉल ग्रिप वहां पर हो रहा था। तो टॉस तो मैटर करता ही करता है। सिर्फ एक आपके प्लेटफॉर्म से, बहुत से प्लेटफॉर्म से हमने ये बात की कि थोड़ा सा शायद टाइम चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दोपहर को 2:30 बजे मैच स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्किंग डे था। ऑब्वियसली स्कूल के स्टूडेंट्स आए होते हैं, वालिदैन आए होते हैं बच्चों के साथ। जितनी सर्दी पिंडी के अंदर पड़ रही है, रात 11:30 तक मैच, ये लिटरली थोड़ा सा टफ था। शायद थोड़ा सा टाइम चेंज करने की जरूरत है। वेरएस मैच जो उनसे है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, या जो बेंच लाइनअप बाहर बैठी हुई है जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो ओडीआई का उसमें कम से कम अभी 1.5-2 साल पड़े हुए हैं, तो आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हसीबुल्ला बाहर बैठे हैं, फैसल अकरम बाहर बैठे हुए हैं। आई गेस पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाए, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन को आप ब्रेक देते हैं तो मुझे पता है लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान खुदा ना खास्ता के परफॉर्मेंस क्या होगी, ये क्या होगा, लेकिन 1.5 साल पड़ा हुआ है। ओडीआई वर्ल्ड कप में यही टाइम होता है जब आपने जो बेंच लाइनअप है उसको भी आप टेस्ट करते हो। शायद हम अगला मैच इंशाल्लाह जीत के, तो तीसरा मैच है उसके अंदर हम विनिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा मैं चेंज करना जरूर चाहूंगा। बिल्कुल, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ज़रूरी है, और 1.5 साल अभी बाकी है, और आप मुख्तलिफ तजुर्बात जो हैं वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, कौन सी जोड़ी कामयाब है। और वैसे क्या टॉप ऑर्डर को मजबूत रखने या बॉलिंग में तब्दीलियाँ करने से मैच पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है? देखिए, साइम अयूब आपको पता है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे। मुझे पता है विद द बॉल वो परफॉर्म उन्होंने एशिया कप के अंदर भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको बताने की जरूरत है कि आप बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। आपका मेन जो जॉब रोल है वो बैटिंग के साथ है कि आपने बैटिंग के अंदर परफॉर्म करके पाकिस्तान को देना है। वेरस अगर आप फखर की बात करें तो फखर जमान पिछले मैच के अंदर उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था जो कि फखर जमान आपको जाने जाते हैं। फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, और कोई भी कोच आज तक पाकिस्तान टीम में आया उसने उनको ड्रॉप नहीं किया, उनको कंटिन्यू किया, क्योंकि उनको पता है कि बड़े मैचेस का प्लेयर है। चाहे वो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी वाली इनिंग्स हो, तो नजर आता है कि उनके अंदर वो बड़े मैच का स्पार्क मौजूद है। लेकिन उस दिन जब उन्होंने आई गेस 28 या 30 रन किए थे तो फखर जमान थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रहे थे। जो उनका एक नेचुरल जोन है, जो हिटिंग की एबिलिटी है, वो शायद मुझे नहीं पता कि उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनको T20 से ओडीआई क्रिकेट में लाए थे, कहा कि जी ओडीआई क्रिकेट पे वो ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, बल्कि वो प्लेयर वो था जो कि चौथे नंबर पे आपको सबसे ज्यादा T20 में जरूरत थी उसकी, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन वो बहुत जबरदस्त है फखर जमान। तो शायद बैटिंग अप्रोच आपको डिफरेंट उस दिन पहले ओडीआई के अंदर आपको नजर आई। ठीक है, आप शायद जो मैनेजमेंट वहां बैठी है, थिंक टैंक बैठा है, वो हमसे बेहतर समझता है, लेकिन जो उसके नेचुरल प्रोसेस है, जो उसका नेचुरल खेल है, उसको ही आपको रहने देना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करने पे जाएंगे फखर जमान को, तो आप वो सारा का सारा जो फखर जमान था उसको आप खराब कर देंगे। पहले ही ओपनिंग के अंदर हमें कुछ मसले इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी ओपनिंग जो सी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रही। खास करके साइम अयूब की बात करें, जब एक एंड से आपके रन्स ना आ रहे हैं और दूसरे एंड पे ऑब्वियसली प्रेशर आ ही जाता है। फिर बाबर आजम की वन डाउन पे बात करें तो बाबर वो प्लेयर हैं जो कि आप कहें कि वन गो पे आके आपको वो बाउंड्री स्ट्राइक करेंगे, वो नहीं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेटल होने में, तब जाके वो स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ओपनिंग डिपार्टमेंट वाला मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिलैक्स होकर जो फखर की जो गेम प्लान उनका है उसके ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आप चेंज करने वाले मामले पे जाओगे, जो मैंने पहले भी कहा, फिर वो आपको पूरा का पूरा खराब कर देगा। अच्छा, वैसा लास्टली ये कहिएगा, जिस तरह से मैच के हवाले से भी अवाम भी तजब्जुब का शिकार है कि सीरीज़ होगी नहीं होगी, मैच नहीं खेलना चाह रहे थे। श्रीलंका से हमारे ताल्लुकात वैसे तो बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन फिर मोहसिन नकवी ने मनाया और मैच के लिए वो मान गए। तो अब ये सीरीज़ के हवाले से जो अवाम में एक राय पाई जाती है कि वो नहीं हो सकती या हो सकती है, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मसला है कि सारा का सारा था लाहौर जाने का श्रीलंका टीम को, वो तो क्लियर हो गया। ट्राई नेशन भी सीरीज यहाँ पर ही खेली जानी, अब लाहौर में नहीं खेली जाएगी। एक कल अच्छी बात है कि जितना प्रोएक्टिवनेस मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोएक्टिव रहा है, फिर थैंक्स टू दी हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका, उन्हें कल बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। फिर जिस तरीके से कल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उसको अपना आगे लेके चला है, वहां से जो एक क्लियर कट मैसेज आ चुका था, दैट शोज के कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग, और अच्छी बात है कि आपने बड़ा एक स्ट्रांग लाइजनिंग श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा के रखी है। मसला सिर्फ मुझे इस चीज का था कि अनफॉर्चुनेट जो मामला उस दिन इस्लामाबाद में हुआ, जिस वक्त वो मामला हुआ उस वक्त पाकिस्तान का मैच था, पूरा का पूरा वनडे खेल जाते हो। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का जो ये मामला सारा स्टार्ट होता है जाके अगले दिन दोपहर में, वो जो 12 घंटे या आप 8-9 घंटे की बात कर लें, तो उस वक्त क्या कहाँ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? किसी ने कोई बात तो नहीं की श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने
इसलिए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज को बैकअप पे देखना पड़ेगा, क्या इनको ईमेल आई कहां से जनरेट हुई, क्योंकि प्लेयर्स को ईमेल नहीं आती डायरेक्ट, उनके एजेंट्स को आती है। एजेंट्स प्लेयर्स के साथ इन टच रहते हैं। क्रिकेट बोर्ड को कोई ना कोई ईमेल आई होगी, कहां से वो ईमेल आई कि जिसके अंदर थ्रेट दिखाया गया, जी आपको थ्रेट है या क्या मामला है। लेकिन ऑब्वियसली वो बेहतर समझते हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रोएक्टिवनेस पे जाके काम किया है और उनको यकीन दहानी दिखाई है, क्योंकि आपको याद हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने पूरी दुनिया के अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, वरना किसी को ये प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, हमने ही करवा के दी। और उसको और स्ट्रॉन्ग आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ने और उसको इंटरनेशनल strong प्लेयर्स कर जो हैं दिया। वो खुद को यहाँ पर सिक्योर भी फील करते हैं और वो हैरान भी होते हैं कि किस कदर उनकी सिक्योरिटी का जो है ख्याल रखा जा रहा है और सदारती सिक्योरिटी जो है उन्हें वो यहाँ पर दी जाती है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस आपके वक्त का, जैसे आप बता रहे थे